हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकोगे। ठीक है, इन द लास्ट क्लासेस मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के सवाल करवाए थे। लेक्चर 3 में भी आपको मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सवाल करवाया था एंड लेक्चर 4 में भी आपको मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सवाल करवाया था। तो हम काफ़ी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करेंगे, तकरीबन हफ्ता हमारा लगेगा इस पूरे टॉपिक को सीखने में एंड करने में। मैं इसलिए इतने ज़्यादा सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपको सही ज़्यादा सारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मैंने देखा है एंड यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। तो इसको पढ़ते हैं। बनानी आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ही है, बट इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में वो कह रहा है कि रैपिड डिस्ट्रीब्यूटर्स पीएलसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन जनवरी 2005 बेसिकली। ठीक है यार, मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर जाता हूँ। द फर्म यूजेस वैन्स टू डिलीवर गुड्स एंड पार्सल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन पीएलसी एट 31 दिसंबर 2005 एंड 31 दिसंबर 2006 वर एज फॉलो। मतलब ये 2005 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एंड ये 2006 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, वो आपको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगा। तो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने आपको दे दिए हैं। ठीक है, नीचे उसने ये दे दी आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। मतलब ये उसने आपको बता दिया है कि नेट प्रॉफिट आपका इतना है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट होता क्या है। अच्छा, टैक्स आपका इतना है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका इतना है। ठीक है, नीचे वो कह रहे हैं कि आपने इतना डिविडेंड दिया है। ठीक है, एंड रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर आपकी इतनी है। ठीक है, ये उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ सारा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि 4 डिलीवरी वैन्स बॉट फॉर टोटल ऑफ 100,000 वर सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 1 जनवरी 2006। द बुक वैल्यू ऑफ दीज वैन्स वॉज 60,000। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में वो कह रहा है कि अ कंप्यूटर वॉज बॉट ऑन 1 जनवरी 2006। ठीक है, मतलब अब उसने ये नहीं बताया कि कितने का ख़रीदा है, क्या सीन है उसका, बट ये है कि उसने ये बता दिया कि आपने कंप्यूटर ख़रीदा है। ठीक है, अ टू बेसिकली $20,000 14% बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2006। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी मैं आपको बताता हूँ। An issue of $50,000 वन 8% प्रेफरेंस शेयर्स वर मेड ऑन 1 जुलाई 2006। ठीक हो गया, ये भी उसने हमें बता दिया। अब वो कह रहे कि स्टेटमेंट ऑफ रिकनसाइलिंग द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि आप हमें एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना के दिखाओ। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ समझा दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जब भी आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहली हेडिंग आपने देनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए हमेशा कि आपकी जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की होगी। ये आप 3 एक क्लासेस से कर भी रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी जो सबसे पहली हेडिंग होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपका जो सबसे पहला पॉइंट लेना है ना, वो लेना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डू यू नो दिस थिंग कि आपने जब भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट करनी है वो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करनी है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है या नहीं गिवन। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसने आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने टैक्स दिया है, टैक्स में से लेस किया उसने। टैक्स जब लेस किया है तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सीन ये है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक चीज़ होती है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एक चीज़ होती है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये आपने समझना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब भी आप, ये आपने फॉर्मेट याद रख लो बेशक। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप जब भी इंटरेस्ट लेस करते हो, जब भी आप इंटरेस्ट लेस करते हो, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर जब भी आप लेस करते हो तो व्हाट यू गेट इज बेसिकली योर
एंड लाइक ये जब आपने लेस किया इसमें से तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट इसका जो दूसरा नाम होता है इसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हो। इसमें से आप अब लेस करोगे टैक्स फॉर द ईयर, टैक्स फॉर द ईयर आप जब आप लेस कर दोगे इसमें से तो आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में उसने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने नहीं दिया, आपको नहीं दिया हुआ, आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट फॉर द ईयर लेस हुआ है। ठीक है, तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर आपने लेस करने से पहले वाला प्रॉफिट लेना है, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब सीन ये है कि बिकॉज आपको यहाँ पे अगर आप देखो इन द क्वेश्चन उसने आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अगर आपको ये नेट प्रॉफिट 15,000 का है, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऐड बैक कर दो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर लेस करेंगे आप इंटरेस्ट तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एंड उसमें से जब आप टैक्स लेस करते हो तो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलता है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बिकॉज आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो आप उसमें से इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऐड बैक करोगे तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 15,000। ठीक है, यहां पे आपको लाइक गिवन है 15,000, यहां पे देख लो आप, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 15,000 नेट प्रॉफिट गिवन है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें जो आपका इंटरेस्ट आपने पे किया इस साल का वो ऐड बैक कर दो ताकि आप बैकवर्ड जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने इंटरेस्ट कितना दिया। तो उसमें अगर देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो आपका ये 14% बैंक लोन है। ठीक है, 14% बैंक लोन है। जब आपका साल स्टार्ट हुआ था तो आपका बैंक लोन 20,000 था। ठीक है, एंड जब आपका साल ख़त्म हुआ तो उस वक्त तक आपका बैंक लोन जो था वो 40,000 हो गया था, मतलब डबल हो गया था। आपने 20,000 का लोन ऊपर से रेज किया है, और यहाँ पे वो एडजस्टमेंट में भी आपको बता रहा है कि a $20,000 14% बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2006। अब ये एडजस्टमेंट उसने क्यों बताई है? ठीक है, ये एडजस्टमेंट उसका बताने का एक पर्पस है। देखो आपको ये एडजस्टमेंट वो ना भी बताता ना तो आपको यहां से भी पता चल जाता, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते तो आपको पता चल जाता कि आपने 20,000 का लोन एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, बट ये बताने का मकसद ये है कि बिकॉज आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट जो आप चार्ज करोगे वो कैसे करोगे? देखो ये 20,000 आपके पास एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जब साल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम आप के पास ये 20,000 लोन था, तो आप 14% बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट है, बैंक लोन पे जो 14% इंटरेस्ट है वो इस 20,000 पे पूरा का पूरा चार्ज करोगे, बट इस 40,000 पे पूरा का पूरा चार्ज नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से इज कि देखो ये जो आपका इंटरेस्ट है, देखो यहाँ पे आप मेरी एक बात गौर से सुन लो, आपका जो इंटरेस्ट है वो 20,000 था जब आपका साल स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट टू 40,000। अब अगर आप इस 40,000 पे 14% चार्ज करते हो ना एंड वो आप इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हो तो दैट इज बेसिकली रॉन्ग। ठीक है, आपने अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 20,000 पे 14% चार्ज करो एंड जो रिमेनिंग 20% है, ठीक है, उस पे भी 14% चार्ज करो एंड उसको 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो। रीज़न ये है कि अगर आप 14% इस पे चार्ज करोगे तो वो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आपने पूरे साल का इंटरेस्ट इस 20,000 पे चार्ज नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ 9 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करना है। बिकॉज ये इंटरेस्ट लाइक ये जो लोन है ये आपने अप्रैल में लिया है। ठीक है, ये देख रहे हो ये लोन आपने अप्रैल में लिया है, ये आपको बता रहा है कि
$20,000 14% बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। तो मतलब आपने 9 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करना है इस 20,000 पे। जो शुरू पे आपके पास 20,000 पड़ा हुआ था, इस पे आपने पूरा 14% चार्ज करना है और पूरे साल का करना है। बट इस जो नेक्स्ट 20,000 है उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना, उस पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आप एक काम कर सकते हो कि आप इस 20,000 पे 14% इंटरेस्ट चार्ज करो। लाइक एक आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हो ना। 20,000 पे 14% जो है ना आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो। वो कितना बनता है, मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 100 करो तो वो आपको बता देगा कि आपका 2800 इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज देखो 20,000 पे जब आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे 14% तो वो आपका बनेगा कितना, 2800। ठीक है, अब जो रिमेनिंग 20,000 है उस पर आपने 14% ही चार्ज करना है और वो भी कितना बनेगा, 2800 ही। बट ये 2800 पूरे साल का है। ठीक है, ये 2800 पूरे साल का है, आपको चाहिए 9 मंथ्स का। तो इसलिए आप इस 2800 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 9 डिवाइड बाई 12 तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 9 महीने का इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो बनता है ये 2100 बनता है। अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपका इंटरेस्ट फॉर द ईयर है ना वो 2800 प्लस 2100 है। ठीक है, 4900 टोटल बनता है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। देखो जब आपका साल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे आपके पास बैंक लोन कितना था, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो तो 20,000 बैंक लोन था। अगर आप मज़ीद बैंक से लोन ना लेते तो आप उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते %। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप मज़ीद बैंक लोन ना लेते तो आप 20,000 पे आप 14% इंटरेस्ट चार्ज करते। ठीक है, हमने ये किया है कि हमने इस 20,000 का 14% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। ठीक है, वो कितना आया है, वो मेरे हिसाब से 2800 आया है। 20,000 पे 14% जब मैंने चार्ज किया तो वो 2800 आया है। अब मसला ये है कि हमने ये 20,000 का तो लोन था ही था हमारे पास, ये जो 20,000 है ये लोन तो हमारे पास था ही था, हमने 20,000 मज़ीद चार्ज कर लिया है। ठीक है, 20,000 मज़ीद इशू किया है जब, तो अब हमें उस 20,000 पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अगर हम वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लाइक 1 जनवरी को वो लोन इशू करते तो हम उस पर भी पूरा 14% 12 महीने का लोन इंटरेस्ट दे देते। बट हमने वो 20,000 इशू किया है ऑन 1 अप्रैल, तो उस 20,000 पे जो लोन इंटरेस्ट आप दोगे वो 9 मंथ्स का दोगे। ठीक है, तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी था कि आप 3 महीने के लिए 20,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करते, लाइक इस 20,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करते 3 महीने के लिए एंड इस 40,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करते 9 मंथ्स के लिए, तो वो भी सही होता। बट आपके लिए मैंने आसानी कर लिया, मैंने आपको ये कहा कि इस 20,000 पे आप पूरा का पूरा 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज करो बिकॉज इस 20,000 पे तो आपने देना ही देना है। जो एक्सेस 20,000 है वो भी अगर आप 1 जनवरी को लेते तो आप उस पर पूरा 14% 1 साल का इंटरेस्ट देते। बट आपने बिकॉज वो 1 अप्रैल को लिया है 20,000, तो उस एक्सेस वाला जो 20,000 है उसका आप 9 मंथ्स का दे दो बिल, लाइक इंटरेस्ट पे कर दो। तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका 4900 बनता है। तो आप अगर लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका है, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अगर आपने फाइंड आउट करना है, ये सारी मेहनत मैं आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए करवा रहा हूँ। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका है लाइक वो आपका अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपने इस 15,000 के अंदर ये 4,900 ऐड करना पड़ेगा जो आपने इंटरेस्ट इस साल का चार्ज करना है। ठीक है, तो अगर ये मैं ऐड कर दूं 4,900 15,000 में, तो 15,000 में 4,900 ऐड किया है मैंने जब, तो मेरा बन गया 19,000
एंड 900, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, यहाँ से मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। तो ये मेरी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो होगा 19,900। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमें चार्ज करनी होती है डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन आपने चार्ज करनी होती है, मतलब उसको ऐड बैक करना होता है। अब आप अगर सवाल देखोगे तो सवाल के अंदर आपको कहीं पे भी डेप्रीसिएशन नहीं गिवन, ठीक है। अब आपको डेप्रीसिएशन नहीं गिवन एंड अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नॉन करंट एसेट्स का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एट स्टार्ट गिवन है, ये देख रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एट स्टार्ट गिवन है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एट एंड भी गिवन है। जब भी आपको प्रोविजन एट स्टार्ट एंड प्रोविजन एट एंड गिवन हो तो आपने हमेशा अकाउंट बना लेना है, ठीक है। वो अकाउंट आप कैसे बनाओगे, वो अकाउंट आप ऐसे बनाओगे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना लेना है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वर्किंग करने के लिए बता रहा हूँ। बस आपने ये डेप्रीसिएशन का जब भी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन हो तो आपने ये इस तरह का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। एंड मैं आपको साथ साथ समझाता भी हूँ। बीडी यहाँ पे आएगा, सीडी यहाँ पे आएगा, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी एंड यहाँ पे आपका आएगा डिस्पोजल, लाइक कोई एसेट आपने अगर बेचा है तो उसकी डेप्रिसिएशन आप लेस करते हो, ठीक है। तो आपका बीडी कितना है 160 एंड जो सीडी है वो 185 है। बीडी आपके पास कितना है, बीडी आपके पास कितना है 160,000, ठीक है, 160,000 है एंड आपके पास जो सीडी है वो 185,000 है, ठीक है। अगर मैंने कुछ बेचा ना होता तो मैं ये कहता कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरी इस साल की डेप्रीसिएशन है, बिकॉज दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, सही है। ये मैं अकाउंट जो बना रहा हूँ वो डेप्रीसिएशन का बना रहा हूँ, ठीक है। एंड बट यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ एक एडजस्टमेंट तो इसमें वो मुझे बता रहा है, इसमें मुझे बता रहा है कि मैंने लाइक ये देख रहे हो, इसको अगर आप पढ़ोगे 4 डिलीवरी वैन्स बॉट फॉर अ टोटल ऑफ 100,000 वर सोल्ड 20,000, ठीक है, ऑन 1 जनवरी द नेट बुक वैल्यू ऑफ दीज वैन्स वर 60,000। तो अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 100,000 है, जब आपने ख़रीदा था वो 100,000 की थी एंड उसकी एट द टाइम ऑफ सेल जो उसकी नेट बुक वैल्यू है वो आपकी 60,000 थी, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से 40,000 आएगी। व्हाट आई सिंपली डिड इज मैंने 100,000 जो उसकी कॉस्ट थी उसकी जो नेट बुक वैल्यू इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा डेप्रिसिएशन होती है, तो 40,000 इसकी डेप्रिसिएशन है। तो मैं यहाँ पे डिस्पोजल की जगह 40,000 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं बैलेंस आउट कर लूँ तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है। तो 40 प्लस 185 में करूँ तो इस साइड का टोटल मेरा आता है 225,000, ठीक है। एंड इस साइड का टोटल भी मेरा 225,000 होना चाहिए एंड इसमें से अगर मैं 160 लेस करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो 65,000 है, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, ये जब हमने लाइक जो फर्स्ट क्लास ली थी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ये कैलकुलेशंस मैंने आपको सिखाई थी। अब देखो जो हमने कल सवाल किया था उसमें हमने अकाउंट से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट नहीं करी थी, ठीक है, बिकॉज अगर आप कल का सवाल देखो, लाइक ये हमारा कल का सवाल है, इस सवाल में उसने हमें नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यूज दी थी, लाइक उसने हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दी थी, इस वजह से हम अकाउंट नहीं बना सके थे। उस सूरत में हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है, और वो फार्मूला हमने यूज़ किया था ये वाला, लाइक ओपनिंग नेट बुक वैल्यू प्लस परचेजेस। मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ वो फार्मूला हमारा क्या था। लाइक ये तो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन थी इसमें, तो हमने इधर इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 65,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ 6,500 जो मैंने ऐड बैक करनी है। अब सीन ये है, आपको ये चीज़ डिटेल में समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने इसलिए बनाया बिकॉज उसने हमें यहाँ पे देख रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड एट एंड गिवन की हुई है। बट द रीज़न इज़ कि हम जो पिछले 2 सवाल किए थे उनमें
हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकेंगे। लाइक अगर आपको ये चीज़ नहीं गिवन होगी तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने नेट बुक वैल्यू के थ्रू निकालना होगा। और उसका जो फार्मूला है उसका फार्मूला बड़ा ही आसान सा है। उसका फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। लाइक इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको उसका फार्मूला लिखा देता हूँ। वो फार्मूला उसका ये है कि आपने हमेशा ओपनिंग नेट बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है, उसमें ऐड करना है अगर आपने कुछ भी परचेज किया हो, ठीक है, एंड इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है द नेट बुक वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव सोल्ड, एंड उसमें से आपने क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू लेस करनी है। तो आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। अगर आपको अकाउंट के लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ना गिवन हो, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट एंड ना गिवन हो, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, that will give you the depreciation for the year। but since यहाँ पे आपको opening and closing balances given थे, तो आपने simply क्या किया, BD लिखा, CD लिखा, एंड उसके बाद यहाँ पे disposal की वैल्यू लिखी, the net book value like the accumulated depreciation of what you have sold। तो आपने बैलेंस आउट किया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपकी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। तो दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग इट। तो आपने इस साल की डेप्रिसिएशन यहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस साल की डेप्रिसिएशन थ्रू माय अकाउंट निकाल ली। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपकी गेन ऑन डिस्पोजल है, ठीक है। आपने देखना है कि गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है या लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये मैं एडजस्टमेंट पढ़ूँ, एडजस्टमेंट नंबर 1, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कोई मैंने सेल किया है या नहीं किया। तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि 4 डिलीवरी वैन्स बॉट एट अ टोटल ऑफ दिस, लाइक इनकी जो कॉस्ट है वो इतनी है, एंड इनको मैंने बेचा था 20,000 का, ठीक है, एंड इनकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 60,000 है। अब देखो, अगर आपकी जो चीज़ आपने बेची है उसकी नेट बुक वैल्यू 60,000 है, 60,000, एंड उसको आपने बेच दिया 20,000 का, तो इसका मतलब है आपको 40,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। डू यू गेट दिस थिंग? आपकी वैल्यू जो थी वो 60,000 थी, ये देख रहे हो, द बुक वैल्यू ऑफ दीज वैन्स वर 60,000, बट आपने इनको बेचा कितने का? आपने इनको बेचा 20,000 का, तो इसका मतलब है आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ 40,000 का। तो जब भी आपको लॉस ऑन डिस्पोजल होता है वो आप इधर ऐड करते हो, ठीक है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल हमेशा आपका यहाँ पे ऐड होगा। वो कितना है? वो मेरे हिसाब से 40,000 है, बिकॉज उनकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो आपकी कितनी थी? 60,000, एंड उसका आपने बेचा 20,000 का, तो आपको 40,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये देखना होता है अगर आपका कोई लाइक इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन रिसीवेबल, या डिक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन रिसीवेबल, ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। इन्वेंट्री को अगर आप देखो, लाइक सबसे पहले रिसीवेबल को देखो, ट्रेड रिसीवेबल आपके एट स्टार्ट 16,000 थे, एंड एट एंड आपके 77,000 के हो गए। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 16,000 से 77,000 की हो गए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। एट द स्टार्ट अगर 16,000 थे, एट द एंड अगर 77,000 हो गए हैं, तो इसका मतलब है 61,000 से आपके रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल होगा तो आपने लेस करना होगा, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जब भी होगा तो वो लेस करना होगा, वो आपका बनता है 61,000, ठीक है। तो 61,000 इधर से आप लेस करोगे। दूसरे नंबर पे आपने देखना है इन्वेंट्री। अगर आपकी इन्वेंट्री देखनी है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री जो है वो आपकी आई गेस इंक्रीज हो रही है, 24,000 से 30,000 पे जा रही है। तो 24 से 30 पे अगर जा रही है तो इसका मतलब है आपकी 6,000 से इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो रहा है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री जब भी होगा वो भी आपने हमेशा लेस करना है, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री जब भी होगा
तो वो आपने हमेशा लेस करना है। कितने से हो रहा है? 6000 से हो रहा है, तो 6000 सब्ट्रैक्ट करूँगा। उसके बाद आपने देखना है पेबल्स को, ठीक है। पेबल आपको कहाँ से मिलेंगे? ये आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे देखो तो आपके ये आपके पास ट्रेड पेबल्स हैं। तो ट्रेड पेबल्स जो आपके हैं, वो ट्रेड पेबल्स आपके एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 25,000 थे एंड एट द एंड आपके पास 10,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए हैं। 25,000 थे एंड 25 से 10 हो गए हैं, 15,000 आपने पे कर दिया। तो 15,000 जब आपने दे दिया तो मतलब अगर आपका डिक्रीज इन पेबल होगा तो वो भी सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स वो भी लेस होगा, तो वो 15,000 से आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वैसे जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप क्या करते हो, बेसिकली यहाँ पे आपका नेट कैश फ्लो आ जाता है, ठीक है। लाइक कैश जनरेटेड आप क्या करते हो, जो आपको मैंने कल सवाल करवाए थे उनमें आप यहाँ पे एंड करते हो और यहाँ पे आप लिख देते हो कैश जनरेटेड। लाइक यहाँ पे आपके पास कैश जनरेटेड लिख देते हो, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि इस सवाल में आपके पास एक और दो लाइबिलिटीज़ हैं जो आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। देखो यहाँ पे आपने लाइबिलिटीज़ हमेशा देखनी है, ठीक है। देखो एक तो आपके पास ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये टैक्सेशन ड्यू है। टैक्सेशन आप हमेशा काउंटर करते हो कैश जनरेटेड के बाद, तो इसको अभी हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रेंट ओइंग, ये देख रहे हो रेंट ओइंग। रेंट ओइंग आपका लाइक जो आपका रेंट था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 10,000 आप पे रेंट ओ करते थे आप, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000 हो गया। इसका मतलब है अगर ये डिक्रीज हुआ है रेंट ओइंग तो आपने पे किया होगा। रेंट ओइंग का मतलब है जो आपने रेंट पे करना था। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पे ये लाइबिलिटी थी 10,000 की एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये देख रहे हो आप पे लाइबिलिटी रह गई 4,000 की। ये कैसे डिक्रीज हुई है? उसने माफ तो नहीं किया होगा, आपने पे किया होगा। तो बिकॉज आपने पे किया है तो आपका लाइक डिक्रीज इन ओइंग, डिक्रीज इन रेंट ओइंग बेसिकली आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो आपने हमेशा लेस करना है। किसी भी लाइबिलिटी में अगर डिक्रीज होता है तो वो लेस करते हो। ये कितने से हो रहा है? मेरे हिसाब से 6,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो आप 6,000 भी लेस करोगे। अब आपके पास कोई और लाइबिलिटी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट को तो आप देखते ही नहीं हो, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप नहीं देखते। रेंट ओइंग को आपने काउंटर कर लिया, ट्रेड पेबल्स को भी कर लिया। ये टैक्सेशन जो है ये आप कैश जनरेटेड के बाद लिखते हो। देखो आप यहाँ पे डिक्रीज इन रेंट ओइंग जब करोगे तो अब जब इसको आप नेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी कैश जनरेटेड की। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिखता हूँ। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैश जनरेटेड की। और कैश जनरेटेड आपके पास कितना आएगा? मेरे हिसाब से आपके पास जो कैश जनरेटेड आएगा, अगर आप 19,900 में 65,000 ऐड करो, 40,000 लेस करो एंड बाकी 6,000 61,000 आप लाइक 6,000 जो आपके पास है, ये देख रहे हो यहाँ पे। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो आपके नेगेटिव में है ये आप लेस करोगे, ठीक है। और उसके बाद ये 6,000 जो है वो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री आप लेस करोगे। तो जब आप इसका नेट करोगे तो आपके पास कैश जनरेटेड की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कैश जनरेटेड जो है वो आपका आता है 36,900, ठीक है। तो 36,900 ये आपका कैश जनरेटेड आ गया। अब इसके बाद आपने दो चीज़ें करनी होती हैं, इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड। दो चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड एंड उसके बाद टैक्स पेड। अच्छा अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखो अब सीन ये है कि यहाँ पे अगर आप सवाल में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे टैक्स ड्यू है, ठीक है। ये आपके पास टैक्स ड्यू है। टैक्स ड्यू जो है ये आपके पास इतना है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 5,000, ठीक है।
एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4000 है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो इस साल का टैक्स है, इसको मैं सॉरी इरेज करता हूँ, इस साल का जो टैक्स है, ये टैक्सेशन देख रहे हो, ये 4000 है। अब द बेस्ट वे इज, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हमेशा आप अकाउंट बना लिया करो। अब प्लस माइनस से अगर आपने करना है तो जब आपका साल स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त आपके पास 5000 का टैक्स ड्यू था, ठीक है। इस साल का जो आपका टैक्स है वो 4000 है, ठीक है। तो मतलब व्हाट आई मीन टू से, जब साल शुरू हुआ तो 5000 का टैक्स आप पे ड्यू था, एंड इस साल का जो टैक्स है, सॉरी 5000 में 4000 मजीद में अगर ऐड कर दूं तो आपने इस साल जो टोटल पे करना था वो 9000 पे करना था, ठीक है। मतलब 5000 पिछले साल का और 4000 इस साल का टैक्स जब आप पे कर देते तो आपकी ये लाइबिलिटी समझ रहे हो जीरो हो जाती। यहां पे ये जो 4000 है ना, ये जीरो हो जाता, बट बिकॉज आपने ये 9000 नहीं पे किया, ठीक है, तो इस वजह से आपकी एंड में लाइबिलिटी बच गई है। अब वो जो लाइबिलिटी बच गई है वो 4000 बच गई है। तो अगर आपका साल के स्टार्ट में 5000 पे करना था पिछले साल का, एंड इस साल का जो टैक्स है वो 4000 है, तो इन टोटल अगर आपका 9000 बनता है एंड 9000 आपने टोटल पे करना था, उसमें से अगर आपका 4000 बच गया है तो आपने कितना पे किया होगा? मेरे हिसाब से आपने इस साल 5000 पे किया होगा, ठीक है। तो 5000 यहाँ पे मैं टैक्स पेड लिखूंगा, तो टैक्स पेड जो है मेरा वो है 5000, एंड उस 5000 को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब इसको करने का एक तरीका और भी है कि आप इसका अकाउंट बना लो। यहाँ पे मैं आपको अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। आप टैक्स का अकाउंट बनाओ, BD यहाँ पे लिखो, CD यहाँ पे लिखो, बैंक यहाँ पे लिखो और इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो, ठीक है। BD आपके पास कितना है? 5000, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आता है CD 4000। इनकम स्टेटमेंट में जो आपकी वैल्यू चार्ज होती है वो आती है 4000, ठीक है, इस साल का जो आपका टैक्स है। तो आप अगर इसको बैलेंस करो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपने कितना पे किया। तो मेरे हिसाब से आपने 5000 पे किया है ना, तो तभी आप ये 9000 एंड 9000 के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। दो तरीके हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए, प्लस माइनस से भी कर सकते हो और आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू विल डू इट। तो टैक्स पेड आप इस तरीके से निकालोगे। अब इंटरेस्ट पेड ना, मेरे हिसाब से आपने इंटरेस्ट जितना था इसका वो आपने सारा का सारा चार्ज किया, ठीक है। अब सीन ये है कि आपने इंटरेस्ट निकाला था। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपने जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था उस वक्त आपने इंटरेस्ट भी निकाला था, ठीक है, इस तरीके से। और वो था इंटरेस्ट आपका, मुझे याद है 4900, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट पेड की जगह 4900 पूरा का पूरा लेस करूँगा। रीज़न ये है कि आपकी इंटरेस्ट की कोई लाइबिलिटी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल्स हैं, टैक्सेशन है, रेंट है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। अब अगर आपका लाइबिलिटी होती तो उस वक्त आप इधर अकाउंट बना लेते, ठीक है। बिकॉज आपकी कोई लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं शो हो रही, इसका मतलब है जितना आपने इनकर किया आपने उस साल उतना ही पे कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इंटरेस्ट जो इस साल का था वो सारा का सारा 4900 एज इट इज़ कर दिया, ठीक है। अब ये जब मैं करूँगा तो अब यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, एंड जब मैं ये कर लूँगा तो यहाँ से मैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कर दूंगा तो वो मेरे पास आता है 27000, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू विल हैव टू डू। एंड इन द क्वेश्चन भी उसने यही कहा है कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक ही बनाएं, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अब सीन ये है कि मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसकी समझाना चाहता हूँ, रादर देन कि मैं आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ लाइक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाऊँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बस इतना ही करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में इंशाल्लाह कर देंगे। बट ये है कि व्हाट आई वांट टू से इज़ कि मैं आपको ना ये डेप्रिसिएशन वगैरह और ये जो इंटरेस्ट वगैरह है
ये थोड़ा सा डिटेल में दोबारा समझाना चाहता हूँ ताकि आपको सही करके समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इस सवाल को मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, बस समझ लो सवाल आपका हो गया। जिनको समझ आ गई थी डेप्रिसिएशन वगैरह की वो जा सकते हो, बट ये है कि अगर आपको नहीं समझ आई तो आप यहाँ से ना दोबारा समझ लो। देखो, आपके पास नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो उनकी कॉस्ट इतनी है, ठीक है, एंड उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है, ठीक है, एट 31 दिसंबर 2005 एंड 31 दिसंबर 2006 को इतनी कॉस्ट है एंड इतनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब देयर इज समथिंग विच आई वांट टू टेल यू। देखो, यहाँ से ना आप इनकी नेट बुक वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 400,000 एंड 320,000। देखो, सीन ये है कि मैं यहाँ पे ना इसको यहाँ पे समझाना चाहूँगा बिकॉज इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, एंड अगर आपको सही समझ नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। देखो, कॉस्ट जो है वो आपके पास कितनी है, एंड दूसरी चीज़ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो आपके पास कॉस्ट है एट स्टार्ट वो आपके पास 400,000 है, ठीक है, एंड एट एंड जो है वो 320,000 है, ठीक है। उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट 160,000 है एंड 185,000 है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख लो, 160,000 एंड 185,000, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप एक और काम कर सकते हो कि नेट बुक वैल्यू भी निकाल सकते हो। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू इसकी कितनी होगी, मेरे हिसाब से 400 में से अगर आप 160 लेस करो तो आपकी जो नेट बुक वैल्यू बनती है वो 240,000 की बनती है, ठीक है, 240,000। एंड यहाँ पे जो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू बनती है वो 320 में से अगर 185 माइनस करोगे तो ये बनती है 135,000। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मेरी गौर से समझ लो, गौर से ज़रा प्लीज़ समझ लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो ना, आपने कोई दूसरी चीज़ सोचनी ही नहीं है, आपने सीधे सीधे अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कॉस्ट का अकाउंट बनाऊंगा। मैं वैसे जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो उस वक्त सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं इनके अकाउंट बना लूँ, कॉस्ट का अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है। ये मेरा कॉस्ट हो गया एंड यहाँ पे मैं बना देता हूँ अपना डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ ज़रा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए देखो ये डेप्रिसिएशन है एंड वो कॉस्ट अकाउंट है। अब सीन ये है कि कॉस्ट का जो बीडी है, सिंस इट्स एन एसेट, बीडी इधर आएगा, सीडी इधर आएगा, यहाँ पे आपके पास बैंक आएगा एंड यहाँ पे आपके पास डिस्पोजल आएगा, ठीक है। अब जब भी आपने करना है तो आपको जब भी कॉस्ट गिवन हो ना और डेप्रिसिएशन गिवन हो तो आपने इस तरह के अकाउंट बना लेने। डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मेट पहले लिख लेना, बीडी इधर आएगा, सीडी आपके पास यहां पे आएगा, डिस्पोजल यहां पे आएगा एंड उसके बाद यहां पे आएगा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब सीन ये है कि आपके पास यहां पे अगर देखो, इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कॉस्ट का 400,000 है एट स्टार्ट, ठीक है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 400,000, ठीक है। अब आपके पास जो सीडी है इसका वो है 320,000, ये मानते हो आप, 320,000। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, सॉरी 320,000। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपने ये देखना है कि कोई आपने डिस्पोजल किया या नहीं किया, ठीक है। अब डिस्पोजल आपने किया है, देखो या तो आपको ये बता देगा
कि आपने कुछ ना कुछ डिस्पोज किया है, ठीक है, या आपको डिस्पोजल का बता देगा सवाल, या फिर आपको बता देगा आपने कुछ खरीदा है या नहीं, ठीक है। तो अब सीन ये है कि अब इस सवाल को अगर आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये अगर देखो तो 4 डिलीवरी वैन्स वर बॉट एट अ टोटल ऑफ 100,000 वर सोल्ड, सेल की आपने कुछ ना कुछ, अब उस सेल की कॉस्ट कितनी है, वो है 100,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट बिकॉज आप बना रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्पोजल की जगह उस जो आपने बेचा उसकी कॉस्ट लिख दोगे 100,000, बाकी आपने किसी चीज़ को पढ़ना ही नहीं है, बस उसकी कॉस्ट कितनी है 100,000। अब जब आप इसको बैलेंस आउट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपने कितना खरीदा है, ठीक है, कितना आपने खरीदा है। तो ये बनता है 420,000, ठीक है, एंड इस साइड का भी टोटल 420,000 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मैं 20,000 इसको बैलेंस आउट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इस साल जो अपने नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं, जो मैंने नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं वो 20,000 के खरीदे हैं, ठीक है। डू यू गेट दिस थिंग कि मैंने इस साल 20,000 के खरीदे हैं, तभी ये बैलेंस आउट होगा, वरना नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ है डेप्रिसिएशन। जब भी आपको ये गिवन हो बैलेंस एट स्टार्ट एंड बैलेंस एट एंड, तो आपने हमेशा अकाउंट बना के करना है, ठीक है। एट स्टार्ट आपकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 160 एंड एट एंड है 185, ठीक है। मैं जीरोस कॉमन ले रहा हूँ, 160 एट स्टार्ट है, बल्कि लिख देता हूँ पूरा, एंड 185 एट एंड है, ठीक है। अब सीन ये है कि आपने यहाँ पे देखना है कि आपने जो डिस्पोज किया है, आपने डिस्पोजल किया है ना, यहाँ पे देखो आपने जो डिस्पोज किया है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है। अब सीन ये है कि 4 डिलीवरी वैन्स वर बॉट एट अ टोटल ऑफ 100,000 वर सोल्ड फॉर 20,000 एंड दे हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 60,000। अब एक चीज़ जिसकी कॉस्ट 100,000 है एंड उसकी जो नेट बुक वैल्यू है वो 60,000 है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 होगी। देखो कॉस्ट अगर 100 है एंड उसकी डेप्रिसिएशन 40 हो ना, तो उसकी नेट बुक वैल्यू 60 होती है, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज योर नेट बुक वैल्यू। तो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, तो वो 40,000 डेप्रिशिएट हुआ है। तो बिकॉज यू आर मेकिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्पोजल में भी आपने 40,000 लिखना है, बिकॉज उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करनी है। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपकी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है। तो वो आपके पास नो डाउट यहाँ पे इधर 6,500 आएगी, ठीक है। आप करके देख लो बेशक, ठीक है। तो 185 प्लस करो 65,000 आएगी, आई गेस सवाल में भी मैंने 6,500 लिखी है। एक मिनट मैं करके देखता हूँ, 65,000 आती है मेरे हिसाब से, तो 65,000 आती है। 185 में प्लस करूँ अगर मैं 40 एंड उसमें से लेस करूँ 160, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 65,000 है। सॉरी यहाँ पे भी ये 65,000 है एंड कैलकुलेशन में मैंने 65,000 लिखा है, बस वो लिखते वक्त मेरा थोड़ा सा स्लिप हो गया। बेसिकली ये आपकी डेप्रिसिएशन है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हमने कल जो सवाल किए थे उनमें हमने इस तरह के अकाउंट नहीं बनाए थे, उधर हमने एक फार्मूला यूज़ किया था जिस फार्मूले का नाम था ओपनिंग नेटबुक वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस करते हैं उसमें से क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू एंड माइनस करते हैं उसमें से लाइक व्हाट यू हैव सोल्ड। तो आपको इससे पता चलता है आपकी डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूला को भी यूज़ आप कर सकते हो, देखो आपको कुछ ना कुछ करके इन दोनों में से कोई एक ना एक अकाउंट बनाना लाजमी था, बिकॉज देखो आपको क्वेश्चन के अंदर ना तो डेप्रिसिएशन पता थी, ठीक है, ना ये पता था कि आपने कितना परचेज किया है, ठीक है। तो आपको जब भी दो वेरिएबल्स अननोन होंगे तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है।
आपको उसने इस बार क्या किया है, कॉस्ट एट स्टार्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट दे दी, एट एंड भी दे दी। तो उससे आपने लाइक अकाउंट बना के फाइंड आउट कर लिया कि कितना आपने ख़रीदा है, ठीक है, और कितनी आपकी डेप्रिसिएशन है। अब जब आपको वो नेट बुक वैल्यू देगा ना, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वो ये कॉस्ट, लेट्स से आपको ये कॉस्ट वगैरह ना देता, ठीक है, एंड वो आपको सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी नेट बुक वैल्यू देता 240,000 की एंड 135,000 की, और आपको ये वो बता देता कि आपने इस साल जो आपने परचेज किया है वो 20,000 का किया है, और आपको वो डेप्रिसिएशन ना देता, तो आप डेप्रिसिएशन इस फार्मूला से यूज़ करके निकाल देते, ठीक है। देखो, अगर आपको कॉस्ट एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एट एंड ही नहीं पता तो आप ये अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड डेप्रिसिएशन एट एंड नहीं पता तो आप ये अकाउंट भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप ये अकाउंट तभी बना सकते हो जब आपको एट स्टार्ट एंड एट एंड पता हो, ठीक है। तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि ये अकाउंट आपने बनाने हैं हमेशा जब भी आपको कॉस्ट एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एट एंड पता हो, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड डेप्रिसिएशन एट एंड पता हो। अगर वो ना दे तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब ये फार्मूला आप इस सवाल में इसलिए नहीं यूज़ कर सकते थे बिकॉज आपकी दो टर्म्स, डेप्रिसिएशन भी अननोन थी एंड आपने जो परचेज किया था उसकी वैल्यू भी अननोन थी। अब देखो, यहाँ पे उसने आपको बोला हुआ है कि कंप्यूटर आपने परचेज किए हैं, अ कंप्यूटर वॉज बॉट ऑन 1 जनवरी 2006। अब इसकी वैल्यू नहीं गिवन, तो वो वैल्यू हमने इस अकाउंट बनाया। अब उसके लिए वो फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें ये कॉस्ट वगैरह दी थी, तो उधर से हमने फाइंड आउट किया कि हमने इस साल जो है वो 20,000 के कंप्यूटर ख़रीदे हैं, ठीक है। ये बैंक की जो वैल्यू ये पता बताती है कि आपने कितना परचेज़ किया। अब आपको ये जब अकाउंट आपने कॉस्ट का भी बना लिया ना, अब उसके बाद आपकी मर्जी है कि डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के आप करते हो या ये फार्मूला यूज़ करके करते हो। अब आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़नी थी। तो इट्स बेटर कि जब भी आपको कॉस्ट वगैरह गिवन हो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट चलो एंड डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ और वहाँ से फाइंड आउट करो, ठीक है। बट आपको अगर नहीं गिवन होगा तो आपको वो बताएगा, वो फिर सवाल में ये नहीं कहता। अगर आपको लाइक ये कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बताता ना, तो आपको वो यहाँ पे बताता कि अ कंप्यूटर वॉज बॉट फॉर 20,000, तो उधर से आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते थे ये फार्मूला लगा के कि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है। और वो आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल में नेट बुक वैल्यू दे देता, ठीक है। सिंस उसने आपको नेट बुक वैल्यू नहीं दी, कॉस्ट एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एट एंड दी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एंड दी, उसका पर्पस यही था कि आप वो अकाउंट बनाओ ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना ख़रीदा है एंड आपकी कितनी डेप्रिसिएशन है। अगर वो आपको नहीं बताता तो आप इस फॉर्मूला से नहीं कर सकते थे बिकॉज दो वेरिएबल्स अननोन थे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। तो मेरा आपको समझाने का ये मकसद है कि जब भी आपको कॉस्ट एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एट एंड गिवन हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट एंड गिवन हो, तो आपने हमेशा अकाउंट बनाने हैं एंड अकाउंट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट का अकाउंट जब भी आप बनाते हो तो वहाँ पे आपने हमेशा एट स्टार्ट इधर लिखना है, एट एंड इधर लिखना है, ठीक है। बैंक की वैल्यू यहाँ पे आएगी एंड डिस्पोजल की वैल्यू यहाँ पे आएगी, बस ये चार चीज़ें। डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना है, बीडी इस साइड लिखना है, सीडी इस साइड लिखना है, डिस्पोजल का इधर लिखना है एंड इनकम स्टेटमेंट का इधर लिखना है। एक चीज़ याद रखनी है कि कॉस्ट के अकाउंट में जो चीज़ आप डिस्पोजल में लिख रहे हो ये कॉस्ट लिखनी है जो आप बेच रहे हो, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है जो आप डिस्पोज कर रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से करोगे। तो अगर आपको कॉस्ट या डेप्रिसिएशन ना गिवन हो एट स्टार्ट एट एंड, तो आप ये अकाउंट नहीं बना सकते। उस पर्पस के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब उस फार्मूला को यूज़ करने के लिए आपको फिर वो ये परचेजेस या फाइंड आउट भी कर सकते हो। लाइक आपको मे बी वो सवाल में डेप्रिसिएशन दे दे और आपको परचेजेस फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, व्हाट यू हैव परचेज्ड। तो इस तरीके से कुछ भी चीज़ वो आपसे पूछ सकता है। तो ये फार्मूला आपने एक याद रखना है और आपने ये दो अकाउंट्स याद रखने हैं। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू इट। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये सब कुछ सारी बकवास समझ आई होगी।
एक चीज़ ये है कि आपने ये जो डेप्रिसिएशन है वो 65,000 है, ये आपने याद रखनी है। बाकी नेट आंसर सही है, 27,000 ही आता है। मैंने बस यहाँ पे लिखते हुए थोड़ी सी मस्ती कर दी थी, सही है। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। अब इसकी एक आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, बट ये है कि कल हम करते हैं उसको, या कल मैं आपको कोई नया सवाल करवाऊँगा इंशाल्लाह। इसकी आप लाइक देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से सवाल का, एंड इसकी फाइनेंसिंग एंड वो एक्टिविटीज़ आप बना लो लाइक फॉर योर प्रैक्टिस, तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने लेना है।